हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि के बारे में अध्ययन किया था थोड़ी सा। आप सभी को अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, सबसे पहला आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, अगर सभी को वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि पढ़ाने वाले के लिए थोड़ी सा आपका सब्सक्राइब और लाइक करना ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप लोग लाइक और शेयर करेंगे तो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल मिलता है और ये जो मध्य प्रदेश की सीरीज है इसको आगे बढ़ाते रहेंगे कंटिन्यू जब तक मध्य प्रदेश ख़त्म नहीं हो जाता। दूसरा, हम लोग जियोग्राफी की सीरीज भी पढ़ेंगे। जियोग्राफी आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर से मिलेगी। जिस दिन भी हमें टाइम मिलता है तो स्टार्टिंग जियोग्राफी का भी होगा। तो आप सभी पहले मध्य प्रदेश को थोड़ी दिनों तक समझें, फिर हम लोग जियोग्राफी की क्लासेस लेंगे, हिस्ट्री की क्लासेस भी लेंगे। आपको सारा कुछ पढ़ाया जाएगा। बस आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। देखिएगा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने मध्य प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि का थोड़ी सा अध्ययन किया था। देखा था हमने लास्ट में मध्य प्रदेश का उत्तर से दक्षिण विस्तार 605 किलोमीटर, मध्य प्रदेश का पूरब से पश्चिम विस्तार 870 किलोमीटर, आपको ध्यान रखना है। उसके आगे का लास्ट में हमने मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखा था 3,08,252 वर्ग किलोमीटर में है। हमने भारत का क्षेत्रफल भी शेयर किया था आपको, तो आप लोगों को 32,87,263 ये भारत का क्षेत्रफल है, जो विश्व के क्षेत्रफल का 7वां क्षेत्रफल है। मीन्स 7वें नंबर का हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। आगे हम इंडियन जियोग्राफी में आपको क्लियर करेंगे और इंडियन जियोग्राफी कुछ दिनों बाद स्टार्ट हो जाएगी। आप सभी लोग देखते रहिएगा। भारत की भौगोलिक दृष्टि में हम लोगों को आगे का देखना है। लास्ट में हमने ये भी शेयर किया था मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी सीमा है ताप्ती नदी और मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी निर्धारित करती है। दूसरा ध्यान रखना है आपको, भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं, मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो 5 राज्यों के साथ शेयर होती हैं। कौन कौन से वो राज्य हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। एक मध्य प्रदेश का ईस्ट है। ईस्ट में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य लगता है। कौन सा राज्य? CG मीन्स छत्तीसगढ़। ध्यान रखिएगा, कौन सा राज्य है मध्य प्रदेश के पूरब में? छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान रखना है अच्छे से। मध्य प्रदेश के उत्तर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर यूपी है। कौन सा है? यूपी। मध्य प्रदेश के उत्तर में यूपी, पूरब में छत्तीसगढ़। पश्चिम की बात करें हम लोग, यहाँ मध्य प्रदेश का पश्चिम है, पश्चिम में लगता है गुजरात। कौन सा लगता है? गुजरात। ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें दक्षिण, दक्षिण की बात करें हम लोग तो यहाँ पर लगता है महाराष्ट्र। कौन सा लगता है? महाराष्ट्र। आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा। मतलब पूरब में छत्तीसगढ़, उत्तर में यूपी, पश्चिम में गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और राजस्थान से भी हमारी बाउंड्रियां लगती हैं। देखिएगा कहाँ से? उत्तर, मध्य प्रदेश के उत्तर और पश्चिम के बीच में जो बाउंड्री होती है वो राजस्थान के साथ शेयर होती है। किसके साथ? राजस्थान के साथ। तो हमारे मध्य प्रदेश की 5 राज्यों के साथ सीमाएं लगती हैं। 5 राज्यों में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पूरब में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात, उत्तर में यूपी और दक्षिण में महाराष्ट्र, उत्तर पश्चिम में राजस्थान। उत्तर पश्चिम में कौन सा लगेगा? राजस्थान। ये मध्य प्रदेश की बाउंड्रियां हैं, 5 राज्यों के साथ शेयर होती हैं। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक शायद डिस्कस कर लिया था। आज मध्य प्रदेश को 3 बृहद प्रदेशों में बांटना है। मध्य प्रदेश जो हमारा भौगोलिक दृष्टि से है 3 बड़े बड़े प्रदेशों में बटा हुआ है। कितने बड़े बड़े प्रदेशों में? 3 बड़े बड़े प्रदेशों में। सबसे पहला प्रदेश अगर हम लोग देखें तो मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा, पहला बड़ा प्रदेश कौन सा है? मध्य उच्च प्रदेश। 3 बृहद प्रदेशों में बांटा था। दूसरा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी।
कौन सा है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और जो तीसरा है आपको ध्यान रखना है, मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तीसरा वाला जो है वो पूर्वी पठार। कौन सा है? पूर्वी पठार। आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं बघेलखंड का पठार। कौन सा? बघेलखंड का पठार। अच्छे से ध्यान रखना है आपको। ये 3 बृहद प्रदेशों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है। देखना है सबसे पहला मध्य प्रदेश को कितनी बृहद प्रदेशों में? 3 में बांटा है। पहला मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा सतपुड़ा मेकल श्रेणी, तीसरा पूर्वी पठार। अगर हम लोग अब इनके बारे में डिस्कस करना है तो सबसे पहले वाला जो पार्ट लेंगे हम लोग मध्य उच्च प्रदेश। कौन सा? मध्य उच्च प्रदेश। अगर हम लोग मध्य उच्च प्रदेश को देखें तो इसको 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है मध्य उच्च प्रदेश को। कितने भागों में? 5 भागों में। अब 5 भाग हमें यहाँ देखना है। कहाँ देखना है? मध्य प्रदेश में देखना है। वो 5 भाग मध्य उच्च प्रदेश के कौन कौन से हैं? देखिएगा, सबसे एक मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार, मध्य प्रदेश के पश्चिम में फैला हुआ भाग। दूसरा अगर हम लोग बात करें नर्मदा सोन घाटी। कौन सी घाटी? नर्मदा सोन घाटी। ये दूसरा वाला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट। 2 पार्ट हो गए। पहला मध्य उच्च प्रदेश को कितने भागों में बांटा? 5 पार्टों में बांटा। कौन सा? मालवा पठार, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। दूसरा अगला ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मध्य भारत का पठार, ऊपर वाला एरिया, ये वाला तीसरे नंबर पर बांटा गया है। इसको बोलते हैं नॉर्थ वाले एरिया को क्या बोलते हैं? मध्य भारत का पठार। क्या बोलते हैं? मध्य भारत का पठार। यहाँ पर स्थित कुछ क्षेत्र है जिसको बोलते हैं रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार? रीवा पन्ना का पठार। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये चौथा है। और यहाँ पर जो स्थित है ये वाला एरिया, ये जितना भी बचा हुआ है इसको बोलते हैं 5वें नंबर पर बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। तो 5 भाग में बांटा गया है। देखिएगा, सबसे पहला भाग हम बृहद प्रदेशों में पढ़ रहे हैं, मध्य उच्च प्रदेश के बारे में। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा है। 5 भाग कौन कौन से हैं इस पर फोकस कीजिएगा फिर से एक बार। मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, और इसके बाद से ही बुंदेलखंड का पठार। कौन सा पठार? बुंदेलखंड का पठार। 5 पार्ट में डिवाइडेड है मध्य उच्च प्रदेश। अच्छे से ध्यान रखना है। अगर हम लोग इस पर सबसे पहले बात करें कि पहला वाला सबसे जो बड़ा है उस पर बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहला है जो मालवा का पठार। अगर कोई नोट्स बनाना चाहता है तो पेन कॉपी लेकर बैठें और ये सारे पॉइंट साथ साथ पे नोट करें। हम डबल बार ट्रिपल बार इसीलिए बोलते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो साथ साथ में भी नोट कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते हैं नोट तो ध्यान रखना है, ये नंबर है, ध्यान रखिएगा, ये 98 266 73 426 ये मोबाइल नंबर है। व्हाट्सअप नंबर भी यही है। अगर आप लोगों को किसी को भी पीडीएफ चाहिए है तो आप अपने स्थान का नाम, आप अपना नाम और कमेंट करें सर हमें पीडीएफ चाहिए इसका, तो आपको आपके घर तक आपके मोबाइल नंबर पर पीडीएफ आपको मिलेगा। इन सभी का सारा मध्य प्रदेश का जो भी पीडीएफ होगा वो मिलेगा। जितनी क्लासेस होती जाएंगी उन सभी क्लासों की आपको पीडीएफ मिलेगी आपके घर तक। तो ध्यान रखिएगा, ये व्हाट्सअप नंबर है, आप इस पर अपना नाम और अपने स्थान का नाम बस कमेंट करना है। इसके बाद से आपको पीडीएफ आपके घर तक प्रोवाइड करवाया जाएगा। देखिएगा, यहाँ पर हम लोग सबसे पहला अगर पार्ट पढ़ें, कौन सा? मालवा का पठार। कौन सा पठार? मालवा का पठार सबसे बड़ा है। सबसे पहला पॉइंट, ये पूरे प्रदेश में सबसे बड़ा पठार है। कौन सा पठार? मालवा का पठार। सबसे बड़ा होने के साथ साथ सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण भी है। यहाँ पर रबी की फसल में सबसे अधिक गेहूं और खरीफ की फसल में सबसे अधिक सोयाबीन की खेती होती है। इस पूरे पठार में
ज्यादातर साधारण काली मिट्टी फैली हुई है। कौन सी मिट्टी? साधारण काली मिट्टी। काली का ही एक रूप है। हमारे पूरे प्रदेश में काली मिट्टी ज्यादातर है, वो भी 3 भागों में है। तो यहाँ पर साधारण काली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? साधारण काली मिट्टी। ये जो एरिया है मालवा पठार, ये सबसे ज्यादा सिंचित है। कैसा है? सिंचित। लेकिन कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। नर्मदा सोन घाटी के बाद दूसरा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? मालवा का पठार। मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? जस्ट पश्चिम में स्थित है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो बड़े और छोटे के आपको फोकस करने हैं। इसका क्षेत्रफल 88,222 88,222 वर्ग किलोमीटर में है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा पठार है। इसमें उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग, भोपाल संभाग का कुछ भाग ये भी कवर होता है। पर्यटन के लिए अगर हम लोग देखें, इसमें क्या प्रसिद्ध है? महाकालेश्वर टेम्पल। सबसे ज्यादा प्रसिद्धि का कारण कौन है? महाकालेश्वर टेम्पल। ज्योतिर्लिंग है हमारे मध्य प्रदेश में, 2 ही ज्योतिर्लिंग है, जिनमें से यहाँ पर मालवा पठार में ज्योतिर्लिंग जो महाकालेश्वर है वो ज्यादा प्रसिद्धि का कारण है। दूसरा, मालवा से आप ध्यान रखना है कि मालवा पठार सबसे ज्यादा कृषि के लिए ही प्रसिद्ध है। किसके लिए? कृषि के लिए। अगर मालवा पठार की उत्पत्ति की बात करें हम लोग, किसकी उत्पत्ति की, तो ध्यान रखिएगा इसका उद्गम ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ। किसका? मालवा के पठार का। हजारों करोड़ों साल पहले ज्वालामुखी का उद्गार हुआ और ज्वालामुखी भी समरूप में फैला, समतल रूप में फैला, जिस कारण से वहां पर जो ज्वालामुखी फटा, वहां पर कई वर्षों के बाद, कई वर्ष बीत जाने के बाद वहां पर चट्टानों का अपक्षरण हुआ, जिस कारण से यहाँ पर काली मिट्टी का जन्म हुआ। और काली मिट्टी पानी को सोखती बहुत अधिक है, फसल उत्पादन में सबसे अच्छी होती है। आपको ध्यान रखना है, हमारे मध्य प्रदेश में तो काफ़ी अच्छी है। वैसे पूरे भारत की सबसे अच्छी मिट्टी जलोढ़ मानी जाती, क्योंकि जलोढ़ में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हम मिट्टियों में भी चर्चा करेंगे आगे। देखिएगा, सबसे आपको मालवा पठार से इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। अगर नहीं लिख पाए हैं तो लिख सकते हैं आप रुक करके वीडियो। तो आपको ध्यान रखिएगा, मालवा पठार के बाद हम लोग पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी। कौन सी घाटी? नर्मदा सोन घाटी। ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से लगभग 86,000 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। और ध्यान रखिएगा, ये जो नर्मदा सोन घाटी है, नर्मदा सोन घाटी नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये नर्मदा घाटी के बीच ही स्थित है। यहाँ पर गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। ये प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है। पूरे मध्य प्रदेश का सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? नर्मदा सोन घाटी। पूरे प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? ये नर्मदा सोन घाटी ही एमपी का निचला क्षेत्र है। मींस मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र नर्मदा सोन घाटी। गहरी काली मिट्टी, यहाँ पर गेहूं और चावल की खेती इस घाटी में भरपूर मात्रा में हो जाती है। गेहूं ज्यादातर होता है। तो आपको नर्मदा सोन घाटी से ध्यान रखिएगा। जबलपुर इसी के तहत आता है, धुआंधार जलप्रपात इसी के तहत आता है। पर्यटन के तौर पर भी कुछ मात्रा में प्रसिद्ध है। मालवा पठार और नर्मदा सोन घाटी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों को। तीसरा अगर हम लोग डिस्कस करें तो मध्य भारत का पठार है। कौन सा पठार है? मध्य भारत का पठार। ध्यान रखिएगा, एक तीसरे नंबर का सिंचित क्षेत्र है। ये जो मध्य भारत का पठार है, मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र को इसमें लिया गया है, ग्वालियर और चंबल संभाग। हमने आपको, आप सभी ने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और यहाँ पर हमने चंबल संभाग के बारे में अच्छे से समझाया था और ग्वालियर संभाग के बारे में अच्छे से समझाया था। इसीलिए कहते हैं कि आप लोग सीक्वेंस से पढ़िएगा। सबसे पहले जो वीडियो डले हैं उनको देखें। और यहाँ पर अगर शॉर्ट में, ये शॉर्ट में क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? मालवा पठारी, नर्मदा सोन घाटी, ये शॉर्ट में क्यों बोले जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको प्रत्येक जिले वाइज पॉइंट टू पॉइंट लिखवाए गए हैं। तो आप पिछले वीडियो देखिएगा, पूरा टोटली समझाया हुआ है एक एक जिले वाइज। तो आपको ध्यान रखना है, मध्य भारत के पठार से इसमें 2 संभाग कवर किए हैं ज्यादातर।
ग्वालियर संभाग और आपको मुरैना संभाग, सॉरी मुरैना के नाम पर ही उसका नाम चंबल संभाग, मुरैना में हेड ऑफिस है। तो ये 2 संभाग कवर हैं और इसमें जो सिंचाई वाला एरिया है, सिंचित क्षेत्र, इस तीसरे नंबर का सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र। कौन से नंबर का? तीसरे नंबर का। पहले का नर्मदा सोन घाटी मालवा पठार, दूसरे का तीसरे का मध्य भारत का पठार, ध्यान रखना है। अगर आगे का हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें तो यहां पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़, ध्यान रखिएगा। ये मिट्टी क्या है सबसे पहले इस पर डिस्कस करें। यहां बहती है एक प्रसिद्ध नदी चंबल। कौन सी नदी? चंबल नदी। देखिएगा चंबल नदी पूरे देश में मिट्टी के कटाव मीन्स मृदा अपरदन के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रसिद्ध है। पूरे देश में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन सी है? चंबल नदी। तो अच्छे से फोकस करना है कि चंबल नदी पूरे देश में मिट्टी के कटाव के लिए प्रसिद्ध है, जो इस क्षेत्र में भी भरपूर कटाव की है। यहाँ की मिट्टी को बीहड़ों में तब्दील कर दी है। बीहड़ मीन्स गड्ढे, बीहड़ मीन्स गड्ढे। आप अगर इस साइड जाएंगे तो एक गड्ढा 10-20 फीट गहरा, जब आप उसके ऊपर तक जाएंगे तब पड़ोसी गड्ढे को देख पाएंगे कि कौन वहां पर है या नहीं है। इतनी गहरी गहरी गड्ढों में तब्दील करके रखा है चंबल नदी ने यहाँ की मृदा को। तो ध्यान रखिएगा पूरा चंबल क्षेत्र गड्ढों में मीन्स बीहड़ों में तब्दील है। और बीहड़ों में तब्दील करने का मेन रीजन किसके पास है? चंबल नदी के पास है। चंबल नदी सबसे ज्यादा मृदा अपरदन करती है। चंबल और उसकी फ्रेंड मतलब उसकी सहायक नदियां। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज्यादा इस पठार में पाई जाती है। ये पूरे भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस मिट्टी में कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जहां ये मिट्टी है वहां पर बीहड़ है। क्या है? बीहड़। बीहड़ मतलब वहां कृषि करना इम्पॉसिबल है, मीन्स वहां पर कृषि कार्य अभी संपन्न नहीं किए जा सकते हैं। मामा जी कोशिश करेंगे तो जरूर हो सकता है कुछ। तो आपको ध्यान रखना है इस पठार में जलोढ़ मृदा है जो हमारे देश की सबसे अधिक उपजाऊ है। प्रदेश में इसमें कृषि करना संभव नहीं है। यहाँ पर सिंचाई वाला क्षेत्र है ही सबसे ज़्यादा सिंचित है। भांडेर नहर यहाँ पर पानी देती है भरपूर। प्रसिद्धि का कारण पर्यटन के तौर पर हम लोग देखें तो ग्वालियर का किला, दतिया का किला, यहाँ पर ध्यान रखना है चंदेरी का किला प्रसिद्धि का कारण है। ये मिडिल भारत का मुरैना का इंडस्ट्री क्षेत्र, ग्वालियर का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध जो किला है महारत्न जिब्राल्टर, भारत का जिब्राल्टर कौन है? ग्वालियर का किला। तो ग्वालियर का किला ही कुछ प्रसिद्धि के कारण है। यहाँ पर श्योपुर माधव राष्ट्रीय उद्यान ये भी प्रसिद्धि के ही कारण है। श्योपुर में स्थित है पालनपुर कूनो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में स्थित है। ये सब कुछ आपको पहले पढ़ा दिया गया है, इसलिए इसको शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है। ये ध्यान रखना है मध्य भारत का पठार से आपको कई सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार? रीवा पन्ना का पठार चौथे नंबर का पठार है। कौन से नंबर का है? चौथे नंबर का। हम मध्य उच्च प्रदेश को पढ़ रहे हैं। मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा है। मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, मध्य भारत का पठार, ये तीनों हमने कवर किए। अभी आपको चौथे नंबर का रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना से देखिएगा प्रसिद्धि का कारण यहाँ क्या है? ये सिंचाई की दृष्टि से ये भी सिंचित है। चौथे नंबर का यहाँ पर बाण सागर परियोजना बनाई गई शेड्यूल में, जो यहाँ पर नहरों के थ्रू यहाँ पर भरपूर सिंचाई होती है। केन नदी पर भी छोटी मोटी परियोजना स्थापित हैं जो यहाँ पर भरपूर पानी देती हैं। तो रीवा पन्ना भी चौथे नंबर का सिंचित क्षेत्र है। यहाँ पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल और पीली का मिश्रण। यहाँ ध्यान रखिएगा इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लाल पीली मिट्टी चावल के लिए उपयुक्त मानी जाती है और इस क्षेत्र में ज़्यादातर चावल की खेती भी होती है। रीवा पन्ना का जो पठार है इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या होता है? चावल ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है जो चावल की कृषि के लिए उपयुक्त लाल पीली मिट्टी यहाँ पर चावल होता है। दूसरा ध्यान रखना है रीवा और पन्ना यहाँ पर ज़्यादा प्रसिद्धि के कारण है।
पन्ना हीरो के लिए प्रसिद्ध है, टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध है, पन्ना नेशनल पार्क है, यहाँ केन नदी यहाँ के पास से होकर गुजरती है। रीवा पन्ना सतना रीवा सोलर संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है, और सतना मैहर ये सीमेंट फैक्ट्री के लिए। पर्यटन के तौर पर माता शारदा का मंदिर है। तो चौथा प्रदेश आपको अच्छे से ध्यान रखना है, यहाँ पर कृषि में ज़्यादातर फोकस करना है। चौथे नंबर का सिंचित क्षेत्र, और सिंचित के साथ साथ यहाँ लाल पीली मिट्टी का मिश्रण पाया जाता है। लाल का लाल होना मतलब लाल मिट्टी का लाल होना लोहे के ऑक्साइड के कारण और फेरिक ऑक्साइड के कारण यहाँ पर पीला रंग बनता है। तो आपको ध्यान रखना है लाल पीली मिट्टी का सम्मिश्रण सबसे ज़्यादा रीवा पन्ना पठार और हीरो के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना पूरे देश में ही प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। लास्ट बचा है बुंदेलखंड का पठार। मध्य उच्च प्रदेश के तहत लास्ट में जो 5वां पार्ट है वो कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। अब ये बुंदेलखंड क्या है? बुंदेलखंड एक क्षेत्र है। बुंदेलखंड ऐसा क्षेत्र है जो सिंचाई की दृष्टि से आज भी पूरे प्रदेश में 5वें स्थान पर है। यहाँ पर सिंचाई की अच्छी परियोजनाएं ना होने के कारण आज भी इसका चौथे 5वें स्थान पर ही नाम आता है। यहाँ कोई भी अच्छी बड़ी परियोजनाएं नहीं है जहाँ पर यहाँ की मिट्टी को सिंचित कर सके। और दूसरा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मिश्रित मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा? मिश्रित मृदा, मतलब पानी के भी साधन नहीं, ऊपर से मिश्रित मृदा। समझ लीजिएगा, मिश्रित मृदा एक ऐसी मृदा होती है जिसमें कहीं कहीं लाल, कहीं कहीं काली, कहीं कहीं पीली, इन सभी मिट्टियों का मिश्रण पाया जाता है। कहीं भी आप बुंदेलखंड में अगर जाएंगे, कभी भी कोई भी जाएगा तो देखिएगा वहाँ प्रैक्टिकल करके पड़ोसी के खेत और आपके खेत में जस्ट एक खेत का ही डिफरेंस होगा। पता चला एक खेत का भी डिफरेंस नहीं है, तब भी पड़ोसी के खेत में काली और आपके खेत में लाल मिट्टी होती है। यहाँ पर पता नहीं चलता है कि किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है भरपूर मात्रा में। तो यहाँ पूरा टोटली किसका मिश्रण है? सम्मिश्रण है सिर्फ और सिर्फ मिश्रित मिट्टियों का। मिश्रित मिट्टियों में सभी मिट्टियां यहाँ पर भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। दूसरा ध्यान रखना है, सिंचाई की दृष्टि से सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। यहाँ पर हमारे देश की सबसे पहली लिंक परियोजना केन बेतवा लिंक परियोजना प्रदेश की नहीं देश की सबसे पहली है, जो 2005 में लॉन्च हुई। इसका सब कुछ कर लिया क्या जो भी होता है, लेकिन तब से 2005 से आज तक अभी भी इस बुंदेलखंड को पानी नहीं मिल सका। केन बेतवा लिंक परियोजना आज भी आधी अधूरी ही पड़ी है। अब कभी फ्यूचर में 2, 4, 5 साल 10 साल में कभी ना कभी हो जाएगी। बस बुंदेलखंड के लोग इसी के सहारे जी रहे हैं कि कभी ना कभी तो आएगा अपना टाइम। तो आपको ध्यान रखना है कि बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा मिश्रित मिट्टियों के लिए प्रसिद्ध, सिंचाई की दृष्टि से सबसे कम है यहाँ पर पानी। दूसरा ध्यान रखना है, बुंदेलखंड पर्यटन के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। पर्यटन के तौर पर हम लोग देखेंगे खजुराहो का किला, खजुराहो के मंदिर ज़्यादा प्रसिद्ध है वहाँ के, और ओरछा का किला। ध्यान रखिएगा, बुंदेलखंड के तहत ही आते हैं। ओरछा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में आता है और खजुराहो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। आपको ध्यान रखना है। तो ये पूरे मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण किसके लिए है? आपको ध्यान रखिएगा, इसी के लिए, पर्यटन के लिए, मिश्रित मृदा के लिए सबसे असिंचित क्षेत्र है। दूसरा आप ध्यान रखिएगा, अभी हम लोगों ने लास्ट तक मध्य उच्च प्रदेश के तहत 5 प्रदेशों का वर्णन किया अच्छे से। आप सभी लोग अगर नहीं लिख पाए हैं, फिर से कह रहे हैं, अगर नहीं लिख पाए हैं आप सभी ये पॉइंट, हमें फिर से मैसेज कीजिएगा, हम PDF आपको देंगे। और दूसरा, आप सभी अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करना ना भूलें। तो आप लोगों को अच्छे से आगे की सीरीज जो मिलेगी सतपुड़ा मेकल श्रेणी और पूर्वी पठार, हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस।